तो सन 1991 में आई नई आर्थिक नीति के अनुसार कल हम लोगों ने देखा था उदारीकरण के बारे में। उदारीकरण का अर्थ सीधे-सीधे तौर से हम देख सकते हैं प्रतिबंधों को हटाने से है और कुछ स्थान पर प्रतिबंधों को कम करने से है। उदारीकरण का सीधे-सीधे अर्थ यही था। आज हम लोग देखने वाले हैं निजीकरण और वैश्वीकरण को। निजीकरण का शब्द सही अगर देखा जाए तो निजीकरण का अर्थ हम लोग कुछ ऐसा निजी क्षेत्रक से ले सकते हैं कि जो निजी क्षेत्रक है, निजीकरण निजी क्षेत्रक का ही जो है वो प्रसार हो गया, या फिर कह सकते हैं जो प्रतिबंध निजी क्षेत्रक जो है वो प्रतिबंधों से मुक्त हो गया, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। निजीकरण के अंतर्गत हम देखते हैं आज में कि निजीकरण का तात्पर्य किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन द्वारा सरकार का जो दायित्व है, जो स्वामित्व है, उसको समाप्त करना है। मतलब कि अगर कोई सार्वजनिक क्षेत्रक था उस समय रेलवे और अनुसंधान वगैरह को छोड़ के, परमाणु अनुसंधान को छोड़ के, तो अन्य सभी पर कोशिश कर रही थी सरकार कि वो हट जाए वहाँ से और उसको निजी घोषित कर दे, स्वामित्व अपना हटा ले और स्वामित्व रखे भी तो बस सहायक की भूमिका में, जैसे कि हम देख सकते हैं रिजर्व बैंक वगैरह में। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि सरकार का पहला तो सरकार देखती है निजीकरण के अंतर्गत सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व से बाहर होना शामिल था, और दूसरा था सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना। सार्वजनिक क्षेत्र को कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना, यानी कि सरकार क्या करती थी, कंपनी को सीधे बेच देती थी। सरकार क्या करती थी, जो हाँ, तो सीधी-सीधी बात यही थी कि जो सार्वजनिक क्षेत्रक हैं उनको निजी क्षेत्रक बना दिया गया 1991 के बाद की नीति से। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ज़रूर ही कुछ सार्वजनिक क्षेत्रक को पूरी तरह से निजी क्षेत्रक बना दिया गया, परंतु यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि कुछ सार्वजनिक क्षेत्रक जो हैं उसमें क्या किया गया कि विनिवेश का ऑप्शन रखा गया, या फिर कह सकते हैं विनिवेश की नीति को अपनाया गया। एमन का किया गया कि कोई कंपनी थी, सार्वजनिक कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी, उसको आधा यानी कि मान लो 50% अपने रखा और 50% उसको रखा, कोई निजी कंपनी वाले को, है ना? क्या जो किसी उसको एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर बना दिया। अब जो प्रोडक्शन हुआ, मान लो 100 रुपये मिला, प्रोडक्शन हुआ, लाभ 100 का हुआ तो 50 हमारा 50 तुम्हारा। सरकार ने इस नीति को अपनाया, इसको कि हमने विनिवेश कहा, यानी कि निवेश का वी कर देना, आधा आधा कर देना, ठीक है। किसी कंपनी या सरकार द्वारा अपनी परिसंपत्ति को बेचना या उससे अपना स्वामित्व कम करना ही विनिवेश कहलाता है। सरकार ने विनिवेश के माध्यम से आधुनिकीकरण को बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि हमको सबको पता है कि सरकारी कंपनी जो है उस ढंग से काम करती नहीं है ना? अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का बंदा आएगा तो वो देखेगा तो वो ज़्यादा उसमें प्रगति करेगा कंपैरिजन टू अगर सरकारी आदमी उसमें काम करेगा, तो वैसे ही भ्रष्टाखोरी होती रहती है। तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कार्य कुशलता सुधारने के लिए सरकार ने कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न, लघु रत्न का विशेष दर्जा दिया। तो ये जो दर्जा दिया गया है ये तो कुछ खास याद रखने की चीज़ नहीं है। याद रखने योग्य चीज़ें बस यही 3 हैं कि निजीकरण के अंतर्गत क्या-क्या किया गया। तो सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व से बाहर हो गया, मतलब सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व से वो बाहर हो गया और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया। ये 2 काम, और उसके बाद आधा-आधा वाला सिस्टम देखा विनिवेश के अंतर्गत। अब निजीकरण छोटा सा टॉपिक था, ये खत्म हो गया। अब वैश्वीकरण यहाँ से पूरा चल रहा है। तो वैश्वीकरण में हम लोग देखते हैं कि वैश्वीकरण मतलब कि एक तरीके से एकीकरण। वैश्वी मतलब कि जो पूरे विश्व है उसका ही एकीकरण वैश्वीकरण कहला गया। हम यहाँ पर देखते हैं कि व्यापार, प्रौद्योगिकी और सूचना के माध्यम से दुनिया के अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सेवाओं का एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। यह समग्र विश्व को एक बनाने की सीमा मुक्त विश्व की रचना करने का एक प्रयास है। मतलब कि हम भारतीय हैं तो हम केवल भारतीय नहीं, हम पृथ्वीवासी हैं, हम कह सकते हैं ऐसा, है ना? एकदम पूरा भारत पूरा विश्व एक।
इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं एक बाह्य प्रापण करके। बाह्य प्रापण का अर्थ एक तरीके से हम ऐसे देख सकते हैं कि बाहर से कुछ प्राप्त करना, है ना? जैसे कि एप्पल की कंपनी है, तो एप्पल की कंपनी यूएसए की है और वो भारत में आके अपना कुछ मतलब कारीगर वारीगर पकड़ ली और कहे कि तुम लोग यहाँ के ये हमारे कंपनी का ये सामान तुम लोग बनाओगे, और वहाँ पर जो है कि अपना वो लाके कंपनी खड़ा कर दी बना भारत में। तो सामान मतलब कंपनी तो कहलाएगी यूएसए की, परंतु उसका सामान तो भारत में बन रहा है ना? तो यही कहलाया गया हमारा बाह्य प्रापण। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया का एक विशिष्ट परिणाम है। इसमें कंपनियां किसी बाहरी संस्था से नियमित सेवाएं प्राप्त करती हैं, जैसे कि सुरक्षा, विज्ञापन, कंप्यूटर सेवा, कानूनी सलाह। कंप्यूटर सेवा भी हम देख सकते हैं कि भैया मान लो कोई जापान की कंपनी है और आके हमारे भारत का कोई इंसान है, वो वहां के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा है। कंपनी वहां की है मगर काम वो भारत से कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि विदेश से प्राप्त किया जा रहा है जापान के लोगों द्वारा सेवा को। इसके बाद हम देखते हैं सूचना के माध्यम में आई क्रांति ने विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने अब सेवाओं को ही आर्थिक गतिविधि बना दिया है। इसके कहने का मतलब हम यही देख सकते हैं कि संचार के माध्यम में जो आई क्रांति और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो आई क्रांति है, जैसे कि व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, सोशल मीडिया आ गया, इसने कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि चीज़ों को एक करने में बहुत ज़्यादा प्रयास किया, वैश्वीकरण करने में बहुत बड़ा एक भूमिका निभाई गई प्रौद्योगिकी के द्वारा। इंस्टाग्राम आ गया, अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो वहाँ से कुछ पोस्ट कर रहा है, हम लोग को मिल जा रहा है। तो हम लोग की कहीं न कहीं उसकी संस्कृति हमारे तक पहुँची और हम लोग कुछ पोस्ट करेंगे तो वो यूएसए तक चला गया, यूएसए को देख लिया, है ना? हमारे भारत मोदी जी कुछ पोस्ट कर दिए अपने सोशल मीडिया पे तो वो हर जगह चला गया। इस तरह संस्कृति का जो है वो वैश्वीकरण हुआ। और बिज़नेस वगैरह तो हो ही रहा है, तो उससे धन का तो वैश्वीकरण हो ही रहा है। इसके बाद हम देखते हैं विदेश में इन सेवाओं को प्राप्त करने, यानी कि जिसको बाह्य प्रापण कहते हैं, की शक्ति सशक्त होने के कारण फिल्म संपादन, संगीत रिकॉर्डिंग, चिकित्सा संबंधी परामर्श, शिक्षण कार्य, इस स्रोतों से शिक्षण कार्य आदि बाह्य स्रोतों से आसानी से किया जाने लगा। अब हम देखते हैं कि जब ये बाह्य प्रापण, ये जो सुविधा उपलब्ध हो जाती है, ये परिणाम उपलब्ध हो जाता है, तो शिक्षा, रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग हो गया, जैसे मान लो उधर की फिल्म बन रही है, यहाँ पर आकर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना? मतलब यहाँ पर कह दिए कि आप रिकॉर्डिंग करो, हमारे में जाएगा। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा भी बहुत खतरनाक फैला, यूट्यूब हम देख ही सकते हैं, वैश्वीकरण का गजब का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम देखते हैं अनेक विकसित देशों की कंपनियां भारत के छोटे बड़े कंपनियों से सेवाएं प्राप्त कर सकती हैं, जैसा कि मैंने बोला ही, एप्पल का एग्जाम्पल हमने लिया था। उसके बाद हम देखते हैं निम्न मजदूरी और कुशल श्रम शक्ति ने इसे विश्व स्तरीय बाह्य प्रापण का गंतव्य बना दिया। भारत को विश्व स्तरीय, भारत मैंने लिखा नहीं है बट भारत यहाँ पर रहेगा, कि इसे का मतलब भारत से है कि निम्न मजदूरी और कुशल श्रम शक्ति ने भारत को विश्व स्तरीय बाह्य प्रापण का गंतव्य बना लिया, कि किसी को भी कुछ भी जरूरत पड़ेगा तो आओ भारत चलें, भारत चलो यात्रा। विश्व व्यापार संगठन को देखते हैं। इसके बाद हम लोग विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि इसका जो गठन है वो 1995 में किया जाता है, विश्व व्यापार संगठन। और सबसे पहले इसकी बात की जाए तो सन 1948 में एक तो ये रहता है व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि के परिवर्ती व्यापार संगठन गठन इतना में किया गया। इसको या कह सकते हैं बदल के, इसमें 23 देश शुरुआत में थे, 1948 में किया गया था। इसके जो उद्घाटन है, संस्थापक एक तरीके से भारत ही था और इसका ध्येय विश्व व्यापार में देश को समान अवसर सुलभ कराना था। इसका ध्येय ऐसी नियम स्थापित करना था जिसमें, मतलब किसका ध्येय, WTO का ध्येय था कि सबको व्यापार में समान अवसर मिले। इसने आयात कर को भी कम करने का प्रयास किया कि आयात कर जो है यानी कि जो टैरिफ वगैरह है वो कम से कम रहे, ताकि अधिक से अधिक व्यापार हो सके, ताकि अधिक से अधिक वैश्वीकरण को बढ़ावा मिल सके। तो इस मामले में WTO बहुत ज़्यादा सजग रहा।
इसका ध्येय ऐसी नियम स्थापित करना था जिसमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार में बाधाएं न ला सके। विश्व व्यापार संगठन की संधियों में द्विपक्षीय व बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने हेतु इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के विनिमय को भी स्थान दिया गया है। इसके अंतर्गत प्रशुल्क को भी कम करने का प्रयास किया गया है। कुल मिला जुलाकर इतना का सार यही है कि WTO की जो स्थापना है वो सन 1995 में की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देना है। बस अभी के लिए इतना ही, क्योंकि अभी हम लोग 11th में है। चलो भाई, तो WTO का तो ये कार्य हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था। जब भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार होता है तो किस प्रकार सुधार होता है। हम देखते हैं कि 1991 के बाद 2 दशकों तक सकल घरेलू उत्पाद की लगातार वृद्धि होती रही। सन 1980 से 91 तक 5% से 2007 से 12 तक 8.2% हमारी GDP हो गई। इस दौरान कृषि में थोड़ी सी कमी आई, औद्योगिक क्षेत्र बड़ा उतार चढ़ाव में रहा, परंतु सेवा क्षेत्र का ग्राफ ऊपर ही उठता रहा, वृद्धि में रहा। 2012 से 15 में थोड़ी सी व्यवस्था जो है वो शांत बनी रही। सेवा क्षेत्र में अब तक का रिकॉर्ड 10.3% सर्वाधिक वृद्धि दर रहा। सेवा क्षेत्र में अब तक जो सर्वाधिक वृद्धि दर है वो है 10.3%। औद्योगिक क्षेत्र में 2012 से 15 में तेज गिरावट आई। तो अभी तक हमने इसमें जो कुछ भी देखा उसमें हम ये देखते हैं कि भैया सेवा क्षेत्र उठ रहा है, औद्योगिक क्षेत्र आगे पीछे चल रहा है और फिर 2012 से 15 में तो औद्योगिक गिरावट में है। ठीक है, किसी क्षेत्र की बात की जाए तो उसका ग्राफ भी नीचे गिर रहा है। और पुनः सुधार की बात की जाए तो सुधार मतलब टोटल ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे ही चल रहा है कहानी, मतलब बढ़ ही रही है। मतलब कहानी जो है वो ठीक ही ठाक चल रही है, उतार चढ़ाव के साथ चल रही है वो अलग बात है, बट चल रही है। अंततः निष्कर्ष की बात करें तो कुछ ने नीतियों को, जो आर्थिक नीतियां हैं, उनको एक सुअवसर की तरह देखा, कुछ ने आलोचना का किया। MNCs छोटे व्यापारी को खरीद लेते हैं और एक और प्रभाव इसका संस्कृति पर ही पड़ रहा है। MNCs बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे व्यापारों को खरीद लेती हैं। ये एक थोड़ा सा आलोचना किया गया इसका। एक और रचना किया गया कि भैया ये जो है संस्कृति पर प्रभाव डालती हैं कि मान लो क्रिसमस वगैरह है, जो क्रिसमस वगैरह भारतीय मनाते हैं तो भारतीयों की संस्कृति को प्रभाव पड़ता है, ऐसा कहा जाता है आलोचकों के द्वारा। तो ये एक आलोचना की गई, परंतु अंततः भारत एक निचली वित्तीय व्यवस्था से ऊपर उठा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा योग्य बना। यह सफर भारत के फर्श से अर्श तक का रहा। सन 1991 के बाद जो भी सुधार हुए वो ठीक ही ठाक रहे, वैश्वीकरण हुआ, सब कुछ हुआ। और ये 3 चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कहानी ग्राफ सबसे नीचे था और फिर थोड़ा उठा और फिर एकदम उठना शुरू हो गया। अब कल हम लोग देखने वाले हैं भारत में मानव संसाधनों का विकास, कि मानव संसाधन जो है उसका विकास किस प्रकार से हुआ, क्या हुआ, इसका इतिहास क्या रहा और इकोनॉमिक्स में इसका क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए एंड करते हैं वीडियो को और कल का वीडियो शुरू करेंगे हम लोग। चलो भाई।